तो दोस्तों, आप सभी को स्टडी वाईफाई पर स्वागत है। मैं सुधीर कुमार आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आप लोग देखें, आज चैप्टर दूसरा है अम्ल, क्षार और लवण का। ये क्लास तीसरा होगा, तो आप लोग अच्छे से समझे और इस बातों को नोट करें अपने नोटबुक में। तो देखिए, तो पीएच के बारे में बहुत सारे बात को मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में। मैं फिर आगे क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और आप लोग ठीक से लिखें और समझे। तो पीएच परिवर्तन से दांत में क्या प्रभाव पड़ता है? पीएच परिवर्तन का दांत पर क्या प्रभाव है? ये हमारा क्या है, प्रश्न है। प्रश्न क्या है? पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो कि हम लोग को एग्जाम में भी पूछा जाता है और हमारे दैनिक जीवन में तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए करके ये क्वेश्चन सबको पढ़ना और समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हम समझ रहे हैं और आप भी समझ ही रहे होंगे। तो देखें क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर में आप लिखेंगे, जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं। क्या करते हैं? जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं, तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा, कहाँ मौजूद? मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनता है। क्या बनता है? जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं, यह मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर के अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, क्या होता है? जब मुंह का पीएच मान, लार का पीएच मान मतलब लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तब दांत के दंतवल्क मतलब क्या है? इनामिल, जो दांत का कवर होता है उसको दंतवल्क कहा जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्षतिग्रस्त होने लगता है। हमारे मुंह का लार हल्का क्षारीय, हमारा मुंह का जो लार होता है हल्का क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक क्या होता है? कुछ अंश तक अम्ल को क्षारीय बना देता है। क्या बनाता है? कुछ अंश तक अम्ल को क्षारीय बना देता है, किंतु शेष अम्ल जो अप्रभावित रह जाता है, जो शेष अम्ल मुंह में बच जाता है, जो अप्रभावित रह जाता है, अतः शेष अम्ल को नष्ट करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टूथपेस्ट का इस्तेमाल करता है। हम लोग क्या करते हैं? सुबह में टूथपेस्ट या दातुन करते हैं, जो क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। तो आप देख सकते हैं, नीम के दातुन से ही दांत आप साफ करने से भी दांत को रक्षा होती है। क्या होती है? दांत की रक्षा होती है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को लिख करके डील कर सकते हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपके दैनिक जीवन में, और क्या कहते हैं, आप अपना परिवार में भी सबको बता सकते हैं कि क्या क्या प्रभावित होता है, और शुरू से ही अपने आप को फिट और स्वस्थ और सुरक्षित रखें। नहीं तो दांत में कोई भी हानि होने के बाद बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन आपका क्या है? पीएच परिवर्तन का दांतों पर क्या प्रभाव है? क्या है? पीएच परिवर्तन का दांतों पर क्या प्रभाव है? तो आप आंसर में लिखेंगे, जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं। क्या करते हैं? शर्करा युक्त भोजन करते हैं, तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया, किससे? मुंह में जो मौजूद बैक्टीरिया रहता है उसके द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल, एसिड बनाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तब दांत के दंतवल्क एनामिल, क्या? दंतवल्क एनामिल की क्षतिग्रस्त होने लगता है। जो हमारे दांत का कवर है उस पे क्षतिग्रस्त होने लगता है। तो हमारे मुंह का जो लार है
हल्का क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक अम्ल को क्षारीय बना देता है। कौन बनाता है? देखिए, हमारा मुंह का जो लार है ना, कुछ अंश तक क्या कहते हैं, अम्ल को क्षारीय बना देता है, ठीक है, जिसके कारण हमारे दांत का सुरक्षा मिलता है। किंतु शेष अम्ल जो अप्रभावित रह जाता है, जो अम्ल क्षारीय नहीं बन पाता है, अप्रभावित रह जाता है, तो अतः उसके शेष अम्ल को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में जब हम कोई मीठा चीज़ खा लेते हैं शाम वगैरह में, तो डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि आप शाम में सोते समय भी अपना ब्रश करके सोइए और जगने के बाद भी ब्रश कीजिए, क्योंकि हम लोग खाने में कोई नियंत्रण तो कर नहीं पाते हैं, कभी मीठा तो कभी वो खा लेते हैं, जिसके कारण ब्रश करने से हमारे दांत में, और जो ब्रश होता है वो कैसा होता है, टूथपेस्ट वगैरह क्षारीय होता है। जो हम लोग दातुन करते हैं, नीम का दातुन करते हैं और छोरा का दातुन होता है, बहुत सारे होते हैं जिसके द्वारा हम लोग दातुन करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है और दांत हमारा सुरक्षित रहते हैं और कभी दर्द वगैरह नहीं होता है। तो इस सब बात को आप समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि पढ़ने का मतलब मेन मकसद ये नहीं होता है कि हम पढ़ के एग्ज़ाम में मार्क ले आए। पढ़ने का मकसद ये होता है कि हम अपने शरीर को, अपने परिवार में सभी आदमी को, समाज में सभी आदमी को, राज्य में सभी आदमी को, देश में सभी आदमी को जिससे मिले उसको अपने तरह प्रभावित करें। और आप जब स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, जानकार रहेंगे, तब तो किसी को आप प्रभावित कर सकते हैं, अन्यथा तो नहीं ही कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के नोट बना करके अपना दैनिक जीवन के साथ साथ भी कंपटीशन एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम में पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है उस तक पहुंचने में आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस बातों की बार बार दोहराने से ठीक होगा कि आप एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, पीएच परिवर्तन का दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनता है। हम जब शर्करा युक्त भोजन करते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांत के दंतवल्क इनामिल, बताए थे इनामिल का क्या नाम है, इनामिल का दांत का कवर का इनामिल कहते हैं, क्षतिग्रस्त होने लगता है। हमारे मुंह का लार हल्का क्षारीय होता है, मुंह में जो लार होता है जो बोलते हैं वो क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है होने के कारण कुछ अंश तक अम्ल, जो अम्ल बनता है कुछ अंश तक अम्ल को क्षारीय बना देता है। मुंह में जो हमारे लार होता है वो क्षारीय होता है, जो कि कुछ अंश तक जो बैक्टीरिया द्वारा अम्ल बनता है उसको कुछ अंश तक क्षारीय बना जाता है, किंतु शेष अम्ल अप्रभावित रह जाता है। क्या होता है, कुछ अम्ल जो है अप्रभावित रह जाता है, जो हमारे मुंह में रहता है और दांतों के प्रभावित करते रहता है, उसको नुकसान पहुंचाते रहता है। अतः शेष अम्ल को नष्ट करने के लिए टूथपेस्ट मतलब ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है जो क्षारीय होता है। अब बताइए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बताइए टूथपेस्ट क्षारीय होता है क्या अम्लीय होता है या भाषण? आप बता सकते हैं कि टूथपेस्ट क्षारीय होता है। नीम को दातुन करने से, दांत का साफ करने से भी दांत की रक्षा होती है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ करके आप अपना नोटबुक में लिखेंगे। आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको मैं इस तरह से बताया हूँ, ठीक है। अब हमारा ये प्रश्न दूसरा है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने के लिए तो आप जान ही रहे हैं कि केमिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है, केमिस्ट्री के बगैर आप बायोलॉजी को पढ़
पढ़ने का कोई महत्व ही नहीं रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लिंक है। जिस प्रकार फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको मैथ का जानकारी होना चाहिए, उसी प्रकार बायो पढ़ने से पहले आपको केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा तक नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आप समझे। देखिए, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? देखिए, थकान हम लोग कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, धूपते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हमको थकावट 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा के बाद थकावट होने लगता है। इसका क्या मतलब है, क्यों होने लगता है? तो आप इस प्रश्न को देखिए। थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति हो जाती है। क्या होती है? ये आपका प्रश्न हुआ। थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति, अब ये आपका क्या है, मतलब क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसको समझिए। देखिए, शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या करते हैं? शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है, जो हमारे शरीर के मांसपेशियों में दर्द और काढ़ापन ला देता है। क्या लाता है? दर्द और काढ़ापन ला देता है। इस अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, मतलब ऑक्सीजन की कमी आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन हो जाता है। फलतः वातानिरपेक्ष उपचयन क्रिया का वेग बढ़ जाने से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में थकान महसूस होने लगते हैं। अम्ल का उत्पत्ति हो जाता है, जो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कभी दही वगैरह खाने के बाद भी थकान महसूस होता है और ऐसे दर्द वगैरह लगते रहता है, क्योंकि उसमें मांसपेशियों में जो है अम्ल का उत्पत्ति हो जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जो कि हमारे शरीर में थकान महसूस होने लगता है। तो आप इस प्रश्न को समझे और अच्छे से इसका आंसर लिखे। देखिए, ये सब प्रश्न हम बताए ना, ये सब प्रश्न पढ़ने के साथ साथ हमको जानकारी भी रहना सब दिन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे बहुत ही अच्छा होता है। क्यों हमको शरीर में थकावट महसूस होता है, तो हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टूडेंट होकर के हम लोग न समझ पाएँ, न समझा पाएँ, किसी को न बता पाए, तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है। तो आप लोग समझे और इसका नोट बना करके आप दूसरे को, छोटे को बड़े समझाए, जैसा भी हो सके, नहीं तो खुद तो समझना है, जो बहुत ज़रूरी होता है। थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति, यह आपका प्रश्न हुआ। देखिए, इसका आंसर में आपको लिखना है, शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द और काढ़ापन ला देता है। इस अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, मतलब आपूर्ति कम हो जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति मतलब आपूर्ति मतलब ऑक्सीजन की पहुंचना कम हो जाता है। जितना मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उतना मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, कम हो जाता है। ठीक, कम हो जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन हो जाता है। कुछ करने के लिए तो ऊर्जा चाहिए ना, उस ऊर्जा का उत्पत्ति कठिन हो जाता है और कम हो जाता है। फलतः वातानिरपेक्ष उपाचयन क्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या होता है? उपाचयन क्रिया का वेग बढ़ जाता है। बढ़ जाने से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए आपसे प्रश्न क्या पूछा है, बताइए, थकान के समय शरीर में मांसपेशियों का उत्पत्ति कैसे होगा, कैसे होता है? तो आप बता सकते हैं कि हमारे शरीर के परिश्रम करने से हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं, जिस लैक्टिक अम्ल से हमारे शरीर में थकावट महसूस होता है। क्या कारण है होने के कारण हम परिश्रम करते हैं तो हमारे शरीर में थकावट आ जाती है, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है सही मात्रा में, लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिससे हमारे शरीर में थकावट हो जाता है। तब
आप देख ही रहे होंगे। इसलिए इसका भास्म का एक टैबलेट आता है जो कि हम लोग खाते हैं तो थोड़ा शरीर में उस जगह ऑक्सीजन पहुंचने के साथ साथ भी इसका अम्ल का रिएक्शन करके उसको हटा दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर फिर फुर्तीला हो जाते हैं। तो इस बात को आप लोग अच्छी से समझे। मैं पूरा बिल्कुल सरल भाषा में आपको लिख करके समझा करके कितनी सारी बातों को बोल करके मैं बता रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से ये बात को समझ गए होंगे। मैं फिर से आप लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ के समझा करके बता रहा हूँ। इतना धीरे धीरे इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग लिख भी लें और समझ भी जाए। लिखा हुआ तो बहुत सारे किताब में है, बहुत जगह है, लेकिन आप लोग समझे, इसका नोट बनाए, इसी में आपका भलाई हो और तभी मेरा मेहनत सफल होगा, जो कि आप लोग अच्छे से अच्छे काम कर सके, अच्छे से अच्छे पढ़ सके, अच्छा से अच्छा मार्क ला सके। तो मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को दोहरा करके आंसर सहित मैं बता रहा हूँ, आप लोग को समझे। पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। आपका क्वेश्चन हुआ पीएच परिवर्तन से दांतों पर प्रभाव क्या होगा। जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं, क्या करते हैं, शर्करा युक्त भोजन करते हैं, तब मुंह में मौजूद बैक्टीरिया, आप बताइए मुंह में क्या मौजूद रहता है, मुंह में मौजूद बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर, मतलब रिएक्शन करके, अपघटित होकर के मिल करके अम्ल बनता है। क्या बनता है, बैक्टीरिया द्वारा शर्करा युक्त भोजन करते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर के अम्ल बनता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से, कितना से, 5.5 से कम हो जाता है, तब दांत के दंतवल मतलब एनामिल क्षतिग्रस्त होने लगता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, बताइए पीएच मान, दांत का पीएच मान, मुंह का पीएच मान कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि 5.5 होता है। आपको कोई पूछ सकता है बताइए दांत क्षतिग्रस्त कब होने लगता है, उसमें ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा। अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, 5.5 से बढ़ जाएगा या 5.5 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसमें से दोनों इस तरफ से ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। आप बता सकते हैं 5.5 से अगर बराबर होगा तो मेरा दांत सही रहेगा, इससे कम हो जाएगा तो मेरा दांत क्षय होने लगेगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो इस तरह की बात है। तब देखिए इसको दंतवल्क कहा जाता है, जैसे एनामिल, इंग्लिश में एनामिल कहा जाता है। एनामिल मतलब दांत जो है ना, दांत का कवर, इसी को एनामिल कहा जाते हैं। अब बताइए, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए कृत्रिम दांत जो हमारे लगाए जाते हैं कैसे बनता है, कौन चीज़ का बनता है, कौन सा उसका कृत्रिम दांत जो लगता है उसका क्या नाम है, आप बताइए। ये सब ऑब्जेक्टिव पूरा से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आप लोग बता सकते हैं। कैल्शियम फास्फेट होता है, तो एनामिल का रासायनिक नाम। तो सारी बातों को मैं बहुत अच्छे से पीएच के साथ साथ मैं बता चुका हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे। इसमें देखिए हर एक जगह पढ़ने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, तो ध्यान से पढ़ें और इसका नोट बनाएं। तो देखिए एनामिल के बारे में आप समझ गए। हमारे मुंह का लार, हमारे मुंह में जो लार होता है पानी टाइप से हल्का क्षारीय होता है। अब बताइए, कोई आपसे पूछा जा सकता है, बताइए मुंह में जो लार होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। आप बताइएगा, न ज़्यादा क्षारीय होता है न ज़्यादा अम्लीय होता है। ये क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, हल्का क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक अम्ल को क्षारीय बना देता है। हल्का क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक क्षारीय बना देता है, किंतु शेष अम्ल अप्रभावित रहता है। क्या रहता है, कुछ अम्ल जो है थोड़ा जो बच जाता है वो अप्रभावित रहता है। अतः शेष अम्ल को नष्ट करने के लिए टूथपेस्ट, किसका, टूथपेस्ट ब्रश करने से, इस ब्रश का इस्तेमाल करने से वो भी नष्ट हो जाता है। जो क्षारीय
टूथपेस्ट होता है, हमेशा टूथपेस्ट क्षारीय ही होता है, या तो नीम का दातुन से दांत साफ करने से भी दांत का सुरक्षा रहता है, मतलब दांत सुरक्षित रहता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे और अच्छे से बात को नोट कर लिए होंगे। अब देखिए आगे इस प्रश्न को, दूसरा प्रश्न को फिर से एक बार समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा प्रश्न पढ़ने से अच्छा है कि कम से कम प्रश्न को पढ़े और कम से कम उसको समझे और उसका ज्ञान एकत्रित करें, मेरा यही उम्मीद है। तो आप लोग किताब को बहुत ही ज़्यादा अच्छा से पढ़े, किताब NCERT का ले लें। किताब से पढ़ने से आपको बेहद नॉलेज होगा, ये तो मैं आपको गाइड कर ही रहा हूँ। साथ में साथ आप किताब लेकर के पढ़िए। बिहार बोर्ड का या कोई बिहार बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे, क्यों पूछे। कभी कहता क्वेश्चन शॉर्ट करेंगे, कभी कहता ये करेंगे, लेकिन करता नहीं है। ये फुल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग को इसके बातों पे उतना नहीं रहना। हम लोग को जो चैप्टर दिया गया है इस चीज़ को पढ़ना है और इससे ज्ञान प्राप्त करना है। आगे अभी आप कोई क्वेश्चन को और कोई प्रश्न को आप छोड़ देंगे, आप 11th-12th में साइंस रखेंगे, आपको ये बातों को समझ नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो हमारे वैज्ञानिक ने किताब बनाए हैं, जो चैप्टर दिए हैं, एक दूसरे से सारा बात लिंक है। तो आप किसी प्रश्न को न छोड़े, आप किसी चैप्टर को न छोड़े, आराम से पढ़ते जाएं, नोट बनाते जाएं। इसी कारण से हम लोग सोचें कि आप लोग लॉकडाउन के दौरान में बहुत सारा इंस्टीट्यूट बंद है, क्लास बंद है, कॉलेज स्कूल बंद है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ के, किताब पढ़ के आप अच्छे मार्क अर्जित कर सकते हैं। आप लोगों फिर से प्रश्न को मैं बता रहा हूँ, सो ध्यान से देखिए। थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आप जवाब दे सकते हैं, शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, जो हमारे शरीर के मांसपेशियों में दर्द और काढ़ापन ला देता है। क्या लाता है? दर्द और काढ़ापन ला देता है। इस अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन के जाना, जहाँ जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए था उससे कम हो जाता है, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन हो जाता है। फलतः वातानिरपेक्ष उपाचयन क्रिया के वेग बढ़ जाता है। कौन सा वेग बढ़ता है? वातानिरपेक्ष अपाचयन क्रिया का वेग बढ़ जाता है। बढ़ जाने से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए थकान महसूस होने के क्या कारण है? आप कह सकते हैं कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। कभी प्रश्न ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा, बताइए। आप प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए मांसपेशियों में जो हमारे थकान और काढ़ापन जो एहसास होता है किस अम्ल के कारण होता है, किस अम्ल को उत्पत्ति होने के कारण होती है? तो आप बता सकते हैं हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का उत्पत्ति हो जाती है, जिससे हमारे शरीर थकावन, दर्द भरा, काढ़ापन महसूस होते रहता है। ये तो भी ऑब्जेक्टिव है। आजकल हमारे एग्ज़ाम में आधा के आसपास ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा जाता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पढ़ पाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाना, निकालना और समझना नहीं सीखते हैं, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क लाने में असफल रह सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओमार सीट पर आप अच्छा से घस दिए तो आंसर होगा ही होगा। तो इस दोनों क्वेश्चन को जो स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे क्लास लगा होगा और आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और खुद भी पढ़ें। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो कहा जाता है को कितना भी अंधेरा क्यों नहीं हो, कितना भी अंधेरा क्यों नहीं हो, एक दीप ही राह दिखा देती है। एक दीप जला देने के बाद आपको राह मिल जाएगा, लेकिन
कितना भी दूर मंजिल क्यों नहीं है, हम लोग मेहनत करके मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, आप एक दीप के तरह बनिए। जहां पर राह मुश्किल है वहां का राह आप लोग बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा क्लास, और आप लोग ध्यान से पढ़ें और नोट बनाएं और साथियों में शेयर करें।